हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था जिसपे मध्य प्रदेश की मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश में मृदा से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर जो है क्लाइमेट। आप जानते हैं कि क्लाइमेट कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके क्वेश्चन एमपीपीएससी, एमपी पटवारी और जो भी क्वेश्चंस एमपी से रिलेटेड पूछे जाएंगे उसमें ये पूछे जाएंगे। ये वाली जो बुक है एमसी ग्रेव हिल का पब्लिकेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए आप, जेल पहरी में पूछा गया और एमपीपीएससी 2016 में और 2018 में लगातार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसमें ईयर भी मेंशन किया गया है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमें ये एमसीक्यूज तो सॉल्व करना ही है, साथ में थोड़ा डिटेल भी पढ़ना है क्योंकि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है और एमपीपीएससी मेंस भी देना पड़ेगा। तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब देखिए ये जलवायु किस प्रकार की होती है। इस जलवायु को सब ट्रॉपिकल जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु सबसे पहले होती क्या है, तो किसी भी स्थान की जो मौसम संबंधित दीर्घकालीन दशाएं होती हैं। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा गाना मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो मौसम के ये गाना क्यों बना? क्या आपने इसके पीछे का कभी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट समझा है? देखिए इसमें बात की गई है मौसम की तरह, क्योंकि जो मौसम होता है वो वक्त दर वक्त बदलता रहता है, मतलब उसका कोई लॉन्ग टाइम नहीं रहता। लेकिन जो जलवायु होती है वो कैसा है? एक दीर्घकालीन परिवर्तन है। इस तरीके से आप कभी जब गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो थोड़ा अगर आप उसको अपनी पढ़ाई से लिंक कर लेंगे ना तो आपको ये काफ़ी सब इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो याद रखिएगा, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु देने का श्रेय है वो जाता है कर्क रेखा को। कर्क रेखा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस तरीके से हम एक मध्य प्रदेश का रफ मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आप मध्य प्रदेश का मैप बनाना सीख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में बीच में से ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ से शुरू होते हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। इस तरीके से पूरे 14 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि वो 14 जिले कौन कौन से हैं। आप 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? कर्क रेखा को जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर देखिए अलग अलग जो मौसम विशेषज्ञ रहे हैं उन्होंने क्या किया है? डिवीजन किया है। तो कोपेन ने कितने प्रकार से जलवायु को विभाजित किया है? तो कोपेन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कितने प्रकार से जलवायु को विभाजित किया है? 3 प्रकार से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि कोपेन ने 2 प्रकार से विभाजित किया है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम व पश्चिम में स्थित जो अलग अलग जिले हैं उनके अकॉर्डिंग उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसे AW से डिनोट किया जाता है, और दूसरा है शुष्क शांति मानसूनी जलवायु, जिसे CWG से। जब आप मेंस के लिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, तब आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली ये समझाया जाएगा। अभी बस आप इतना याद कर लीजिए कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो AR सुब्रमण्यम और T
श्रीमन्ना नारायण थे, उन्होंने कितने प्रकार से विभाजित किया है? तो उन्होंने जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो अर्ध शुष्क या इसी को बोला जाता है स्टेपी प्रकार के वन आपने पढ़े होंगे। दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और तीसरी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो ये आपको याद रखना है। और जो थान ट्वेट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी 3 प्रकार से डिवाइड किया था। तो याद रखिएगा, कोपेन ने 2 प्रकार से बताया था और जो श्रीमन नारायण थे उन्होंने 3 प्रकार से बताया था और जो थान ट्वेट थे उन्होंने भी 3 प्रकार से बताया था। फिर मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो ऋतुएं जो 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं वही पाई जाती हैं। ये MPSI में और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 ऋतु कौन कौन सी हैं? तो वही ऋतुएं जो हम देखते आते हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीत ऋतु। तो याद रखिएगा, इनकी तीनों की आपको डेट भी याद होनी चाहिए। ये रटने वाला चैप्टर नहीं है, इसको हम बस समझ सकते हैं कि गर्मी कब रहती है। तो आप जानते हैं कि 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक क्या रहती है? गर्मी का मौसम रहता है। फिर 15 अक्टूबर से लेके 15 जून के बाद से अक्टूबर में क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है और 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक फिर शीत ऋतु आ जाती है और फिर पुनः ये चक्र चलता रहता है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? तो मई माह की गर्मी आपने देखी होगी कि ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से प्रारंभ होती है और जून तक चलती है। उसके बाद 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने के कारण क्या होता है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है और जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। फिर मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में लू का कितना अधिक प्रभाव रहता है। तो जो गर्मी के माह में गर्म चलने वाली हवाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय, बहुत अधिक गर्मी होती है तो अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, तो ये पुराना डेटा है, तो 2016 के अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर गंजबासौदा था। अब हमें ये अभी के करंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का छतरपुर में इसके बाद 2019 में जो था सबसे अधिक तापमान वाला जिला वो छतरपुर था। तो अभी तो आपको यही आंकड़ा याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके कारण क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है तो वो वर्षा अरब सागर मतलब मुंबई शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों के कारण होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिकांशतः वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके से, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी वाला भाग है, यहाँ पर बालाघाट वाले रीजन में यहाँ पर क्या होती है? बहुत अधिक बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी में समुद्र तल से निकटता है और अरब सागर की शाखा, केरल शाखा और मुंबई शाखा और बंगाल की खाड़ी के प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से टकराती है और जिसके कारण क्या होती है? बहुत अधिक वर्षा होती है। आपने देखा होगा कि पचमढ़ी होशंगाबाद में भी कितनी अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो अभी हमने पचमढ़ी का नाम लिया था, तो पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस भाग में आता है? दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत होशंगाबाद में आता है पचमढ़ी, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। लगभग कितनी वर्षा होती है? तो जो औसत वर्षा होती है यहाँ पर 215 सेंटीमीटर होती है। तो काफ़ी अधिक स्तर है ये वर्षा का। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो औसत वर्षा है वो कितनी है? 100 से लेके 125 सेंटीमीटर। तो इसको भी आपको याद रखना है।
ये बताया गया है यहाँ पर किस वर्ष कितनी वर्षा हुई। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो दक्षिण पश्चिम है उससे अधिक वर्षा होती है और कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिम से होती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो जो उत्तरी क्षेत्र में भिंड स्थित है यहाँ पर क्या है सबसे कम वर्षा होती है। लगभग कितनी? तो 55 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है वर्षा बहुत अधिक कम होती है। मध्य प्रदेश की वर्षा के वितरण के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बताया गया है कि यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में लगभग 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन जो ये बताया गया है कि शिवपुरी, मुरैना, तो ये हमने डिस्कस किया था। शिवपुरी, मुरैना, सीहोर, शाजापुर में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर कथन क्या बोला गया है? यहाँ पर कथन बोला गया है कि शिवपुरी, जो धार, उज्जैन, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना वाला है वहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? जब भी आप MCQ डिस्कस करते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फाइनल एग्जाम में जब आप फिल करते हैं गोले, तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को आपको सत्य असत्य क्या पूछा गया है उसको मार्क करना है, क्योंकि जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर होती है। हम जल्दी जल्दी में सत्य को भी असत्य और असत्य को सत्य समझ लेते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मार्च माह में। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग हैं। मार्च माह में जो दैनिक तापांतर अधिक होता है और मई माह में अधिक गर्मी होती है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पे बात किया जाए तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन ऋतु के आधार पे बताया गया कि कितनी ऋतुएं होती हैं? तो 3 होती हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब ये 4 आधार कौन कौन से हैं? तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, फिर औसत वर्षा से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसको आपको याद रखना है किस तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। फिर कौन से समूह है वर्षा के, निम्न वर्षा के क्षेत्र जहाँ पर अधिक, निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला रीजन है उत्तरी क्षेत्र में भिंड, मुरैना और ग्वालियर, यहाँ पर क्या होती है? बहुत अधिक कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो शिवपुरी है, शिवपुरी और मुरैना जो है वो काफ़ी ठंडा स्थान है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो शिवपुरी में तो जब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर भी रहता है तब भी वहाँ पर टेम्परेचर ठंडियों में माइनस में पहुँच जाता है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं मिलान करने वाले। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भिंड में होती है। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी। फिर सर्वाधिक ठंड अभी हमने डिस्कस किया था, सर्वाधिक ठंड कहाँ होगी? शिवपुरी में। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तो पचमढ़ी में होगी और जो गर्म स्थान है वो गंजबासौदा है। तो ये अगर आपको 1-2 भी पता है तो आप डेफिनेटली इसको सही कर लेंगे। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु का जब अंत रहता है अक्टूबर से फरवरी माह तक, क्या होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लाइमेट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।